इंटरव्यू का जो मीडियम था वो इंग्लिश था, हिंदी था या बाइलिंगुअल था, वो भी सर शेयर करने वाले हैं। बंगाली भी पहन के जा सकते हैं, कुर्ता पहन के जा सकते हैं कि आपको रिज्यूम के ऊपर ही पकड़ लेते हैं, जैसे मुझे भी पकड़ा था। जो आपका प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट है वो आपको लेकर ही जाना है, क्योंकि आप उसी बेस पे वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो। गाने के लिए भी बोला था तो मैंने मुल्तानी राग गाया था कि परेड में कौन सा म्यूज़िक बजता है। नमस्कार सभी को। आपकी डिमांड के अनुसार आज की वीडियो में हमारे साथ हैं हमारे म्यूजिक टीचर। आप लोग बोल रहे थे कि जो म्यूजिक टीचर है उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया जाए, तो हमारे म्यूजिक टीचर हैं वो आपके साथ अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। और इंटरव्यू का जो मीडियम था वो इंग्लिश था, हिंदी था या बाइलिंगुअल था, वो भी सर शेयर करने वाले हैं। सर धन्यवाद दलाल सर। सभी को मेरा नमस्ते। मैं नीलेश हरिनारायण बोबड़े, पीआरटी म्यूज़िक, केंद्रीय विद्यालय दिरांग में कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं साउथ में था, तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली में, केंद्रीय विद्यालय गोल्डन रॉक में। 2017 में मेरी केवीएस की ज्वाइनिंग हुई थी। तो आपको एक सुविधा हो जाए कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए दलाल सर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और जो जो बातें मेरे साथ हुई है, हमको आपको सिर्फ यही बताना है कि आपको क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये हमको आपको बताना है। बस इतनी सी बात लेकर हम दोनों यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और दलाल सर हमेशा आपके लिए प्रस्तुत हैं, वो हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं कि आपका लुक कैसे होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखी है सर के। थैंक यू सर। और उनके साथ उसमें से भी हम सीख रहे हैं, हम भी सीखते हैं, आपको भी सीखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और सर ने आपको बता के रखा ही है कि आपका लुक कैसे होना चाहिए। अब लुक नॉर्मली, अब फिज़िक्स टीचर है तो वो उनको तो ठीक है, उनको चल जाएगा, क्योंकि उनका टीचर्स का मामला है। और हमारा जो होता है कोलेस्टिक वाले हम होते हैं, तो हमारा थोड़ा सा गेटअप थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसीलिए ऐसा बाउंड होके मत चलना, क्योंकि उनके लिए वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है कि हम आर्टिस्ट हैं। एज अ आर्टिस्ट हम एक बंगाली भी पहन के जा सकते हैं, एक कुर्ता पहन के जा सकते हैं, उसके नीचे जीन्स भी हो सकता है, एक फॉर्मल जीन्स भी हो सकता है, चाहे वो ब्लू कलर का ना हो, लेकिन एक वाइट और ब्लैक हो सकता है, और उसके ऊपर लॉन्ग कुर्ता हो सकता है जो कि आपके प्रोफेशन को सूट करता है। तो ये मतलब ऐसे नहीं रहता कि आप एक टीचर बने हो तो बिल्कुल सूट बूट पहन के चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। आपके प्रोफेशन को जो अच्छा लगता है वो आप रखिए। प्रोफेशन को सूट करना चाहिए, वो प्रोफेशन होना चाहिए। डॉक्टर जाता है तो विदाउट वाइट कोट नहीं जाता है, वकील जाता है तो विदाउट ब्लैक कोट नहीं जाता है। तो इसी तरह से हम भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। और कोई आर्टिस्ट होता है, वो ड्राइंग आर्टिस्ट होता है, अपने लंबे बाल करके, और उसका वो गेटअप अलग अलग ही होता है। वैसे ही एक स्पोर्ट टीचर होता है, वो हमेशा अपने स्पोर्ट कॉस्ट्यूम में जाता है, उसका जो एक पहनावा होता है उसमें चला जाता है। जैसे कि सर ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि जो आपके प्रोफेशन को सूट करे वो आप पहन के जाए। तो सर यहाँ पे बताएंगे कि सर उस दिन कैसे कपड़े पहन के गए थे, और उसके बाद मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये भी बताएं कि जब आप इंटरव्यू पैनल में गए तो आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे। क्या आपसे वहाँ पे कोई जो म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपसे बजवा के देखा गया था, या आपसे कोई गाने के लिए बोला गया था, वो सारी बातें सर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बताएं कि सर आपका जो कॉस्ट्यूम था उस दिन, जो आपकी जो ड्रेस थी वो कैसी थी? मैं आपको तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कुर्ता में जाना चाहिए वगैरह कुछ नहीं है। मैं भी फॉर्मल शर्ट एंड पैंट में ही गया था। फॉर्मल जीन्स था एंड फॉर्मल शर्ट था, और उसी के ऊपर मैं इंटरव्यू दिया था। क्योंकि मैं ट्रेन से गया था, उस समय मैं प्राइवेट जॉब करता था, उतना मेरे पास सोर्सेस नहीं थे कि मैं इतना अच्छा सा लॉन्ग कुर्ता खरीद पाऊँ और वहाँ तक जा पाऊँ। तो मैं एज इट इज़ जैसा गया था वैसे ही एक अच्छा सा प्लेन कलर का, एक पिंक कलर का शर्ट था और एक ब्लैक कलर का एक पैंट था। और सबसे बड़ी बात तो आपका कॉस्ट्यूम होने के बाद आपका वहाँ पे अराइवल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर बिफोर टाइम वहाँ पे जाते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।
अगर आप लेट पहुंचते हो तो ये आपके लिए एक सिद्ध घातक हो सकता है कि आप थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो आपको इंटरव्यू पैनल वाले अंदर ना ले। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा बिफोर टाइम से चले जाएं। लुक तो फॉर्मल हैं, लुक को आप छोड़ दीजिए। लुक आप भी टीचर बन रहे हो तो आपको भी पता है कि आपको कैसे जाना है, ठीक है। लेकिन आपको जल्दी जाना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हम आपको सिर्फ यही बताएंगे कि आपको करना क्या है, आपको जल्दी जाना है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको करेक्ट रखने हैं। जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ठीक से जैसे आपने एजुकेशन लिया है 10 से लेकर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन जितना भी हुआ है, जिस सीक्वेंस में हुआ है उसी सीक्वेंस में आपके डॉक्यूमेंट सारे लगे हुए होने चाहिए। आपका इंटरव्यू लेटर आएगा, उसके साथ एक बायोडाटा का फॉर्म आएगा। तो बहुत से लोग बोलेंगे आपको ऐसे भरना है वैसे भरना है, उसको बताना चाहेंगे कि कभी किसी का कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से आप इंटरव्यू में फंस जाएंगे। क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपके बायोडाटा बेस ही पूछते हैं। अगर आपका बायोडाटा बेस वो क्वेश्चंस पूछेंगे और आपने किसी का कॉपी कर रखा है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो अपना जो रियल है वही उसके अंदर भरें। अब मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर जब आप इंटरव्यू पैनल में गए तो कितने लोग वहाँ पे थे और किस प्रकार से आपकी एंट्री हुई, और उन्होंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? देखिए वहाँ पे तो लगभग 3 गुना कैंडिडेट्स वहाँ पे जाते हैं। एक पोस्ट के लिए 3 मैक्सिमम वो कैंडिडेट वो रखते हैं। तो इतने सारे पैनल रहते हैं। तो 8 मेरे समय में 8 पैनल बने हुए थे। म्यूज़िक टीचर के लिए ही 8 पैनल बने हुए थे और हर पैनल में 12-12 बच्चे थे, 12 से 13 ऐसे बच्चे थे। और उन्हीं को उन्होंने 8 पैनल में डिवाइड किया हुआ था हर शिफ्ट में। तो वो मॉर्निंग शिफ्ट अलग था, इवनिंग शिफ्ट अलग था। तो उसके बाद में और वही पैनल इवनिंग शिफ्ट में भी चलते थे। मैं तो इवनिंग शिफ्ट में था, तो मैं 12 बजे के बाद मैं 9-10 बजे वहाँ पे पहुँचा और दिल्ली में पहुँचा। अब वो भी मेरी थोड़ा सा ट्रेजिडी, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा अराइवल ठीक रखना है। अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाता तो मुझे गेट से एंट्री नहीं मिलती। इसीलिए मैं बहुत ही मतलब टाइम गया था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑन टाइम नहीं जाना है, बिफोर टाइम जाइए, ताकि आप सफ़र ना हो। मेरे पीछे जो लोग आए हैं, मेरे पीछे मैं उनका साक्षी हूँ, उनको अंदर नहीं लिया गया। इसीलिए आपको वही बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बिफोर टाइम जाइए, जल्दी जाइए। कोई मतलब उसमें ये रोल नहीं है, आपको जल्दी जाना होगा। और रिज्यूम के बारे में सर ने बताया है कि आपको रिज्यूम के ऊपर ही पकड़ लेते हैं। जैसे मुझे भी पकड़ा था, क्योंकि मेरा क्वालिफ़िकेशन था, मेरे पास बीपीएड भी था, स्पोर्ट डिग्री भी थी और आर्ट टीचर डिप्लोमा भी था और मेरा म्यूज़िक का मास्टर डिग्री भी था। तो उन्होंने मुझे यह पकड़ लिया था कि सर ये तो 3D मतलब पूरा 3 डायमेंशन हो गया आपने। ये म्यूज़िक कहीं पे है, आर्ट कहीं पे है और स्पोर्ट्स कहीं पे है, तो ये तीनों आपने मिक्स कैसे कर दिया? ये आपको क्वेश्चन वो अपने क्वालिफ़िकेशन के ऊपर ही पूछ सकते हैं। तो रिज्यूम आपका मायने करता है कि आप उसमें क्या लिखते हो, उसमें क्या हॉबीज़ रखते हो। आपने लिख दिया कि मुझे सिंगिंग आता है, मुझे ड्राइंग आता है, और आपको ड्राइंग बनाने के लिए बोल दिया तो आप कम पड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी हॉबीज़ भी इतनी अच्छी होनी चाहिए लिखी हुई कि जो आपको आता है वही हमको दिखाना है। उससे हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जो हमको नहीं आता वो हम क्यों दिखाएंगे, जो हमें आ रहा है वही हम उनको बताएंगे। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है और आगे बढ़ना है। हाँ, तो सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप अंदर इंटरव्यू पैनल के सामने गए तो हमें ये बताइए कि पैनल में कितने लोग थे, और उन्होंने जब आप वहाँ पे बैठे उन्होंने कोई विश वगैरह आपने किया तो पहला क्वेश्चन उन्होंने आपसे क्या पूछा, और उसके बाद आप हमें ये बताइएगा कि म्यूज़िक जो आपका सब्जेक्ट है तो म्यूज़िक से संबंधित क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे आपसे? तो देखिए, मैं जब अंदर गया मैंने परमिशन लिया। परमिशन लेने के बाद उन्होंने मुझे सीट ऑफ़र किया, और सीट ऑफ़र करने के बाद मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन होने के बाद उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझे किया कि आप ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने ये 3 जो डिग्रीज है वो एक साथ कैसे ले लिए, मतलब एक ही डायमेंशन में आपका क्या मोटो था, टीचर कौन से टीचर बनने का आपका मोटा था, ये मेरा करना क्या था, चाहते थे आप फिजिकल टीचर बनना चाहते थे या म्यूज़िक टीचर बनना चाहते या आर्ट टीचर बनना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे? तो मेरा उनको आंसर था, सर मैं टीचर बनना चाहता था, चाहे वो फिजिकल टीचर हो, चाहे वो म्यूज़िक टीचर हो, चाहे वो आर्ट टीचर हो।
लेकिन आर्ट टीचर की मेरी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं थी। और मेरा जो म्यूज़िक का बैकग्राउंड था, मेरे पिताजी भी म्यूज़िक टीचर थे, इसीलिए मैं म्यूज़िक टीचर के प्रति ज़्यादा मेरा लगाव होने के कारण मैं म्यूज़िक टीचर के लिए ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सर ने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की थी, हालांकि सर तो उससे बाहर निकल गए और सर को उसका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान होने के पूरे चांसेस थे कि सर अप्लाई कर रहे हैं म्यूज़िक टीचर के लिए और अपनी वो क्वालिफ़िकेशंस डाल रहे हैं जिसका इस पोस्ट को लेना देना ही नहीं है। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है, वरना इंटरव्यू वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ के आपको परेशान कर देंगे कि आप उनका जवाब नहीं दे पाओगे। सर तो निकल गए कैसे आंसर दे के उनसे, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी। इसीलिए हम जो इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं यही आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं कि कहीं कोई गलती हो, ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी निकल जाए और वो दूसरा भी निकल ही जाएगा, तो दूसरा फंस भी सकता है ना उसके अंदर। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जिस पोस्ट के लिए हो आप उसी पोस्ट की, अगर उससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, मोर देन वन पोस्ट आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, तो आपको सभी की सभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से वो सवाल पूछ पूछ के परेशान कर देंगे आपको। और हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि आप जवाब ना दे पाओ और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाए। तो सर ये तो बात हो गई आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, आपके रिज्यूमे से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। आपका जो मेन सब्जेक्ट है म्यूज़िक, तो म्यूज़िक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछे? एक छोटा सा क्लियरेंस उसमें कर देंगे। मैंने इसलिए मेरा जो एजुकेशनल डिटेल्स दिया था क्योंकि मेरे पास जो कॉन्टेक्चुअल की डिग्री या एक्सपीरियंस था वो स्पोर्ट टीचर का था, वो म्यूज़िक टीचर का नहीं था। अगर मैं उसमें झूठ बोलता तो मैं पकड़ा जाता और बोलता कि मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेरा कुछ नहीं है, तो मैं वो उस समय पकड़ा जाता। इसीलिए मैंने सच बोल दिया, और सच बोलने से आदमी हल्का हो जाता है। इसीलिए अपने पास जो है उसको सच बोल के आप उसको फ्री कर दीजिए। बाद में आपके पास आंसर तो होंगे, लेकिन आप उसको क्लियर आंसर बना के रखिए। ये सेल्फ प्रिपरेशन में ही आता है कि आप जब जा रहे हो तो अपने को क्या क्वेश्चन कुछ करेंगे और क्या आपको आंसर देना है, उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से ही करके जाना है। अभी म्यूज़िक के बारे में जो ने मुझे कहा था, जैसे कि वहाँ हमारा जो 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो उसमें 30 मार्क्स हमारे परफॉर्मेंस के लिए होते हैं। और 30 मार्क्स जो है हमारा जो ओरल वाइवा होता है उसके लिए जनरल जो वाइवा होता है, जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके लिए होता है। हाँ, उसके मार्क्स थे। तो ये 30 मार्क्स का स्पेशली हमारा परफॉर्मेंस होता है। अगर चाहे कोई वहाँ पर हारमोनियम और तबला तो रखा ही होता है, अगर कोई जो कैंडिडेट है वो वायलिन बजाता है तो अपना वायलिन साथ में लेके जाइए। अगर कोई बांसुरी बजाता है तो अपनी बांसुरी साथ में लेके जाइए। अगर कोई गिटार बजाता है, गिटार साथ में लेकर जाइए। तो 4 इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर होती हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा भी होता है, और तबला तो नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक तबला नहीं होता है, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप मांगते हो तो मिल जाएगा। या फिर सीधी सी बात ये है ना सर, जिसमें जिसका परफेक्शन हो। हाँ, जैसे कोई बांसुरी में किसी का परफेक्शन, तो बांसुरी अपने साथ ले, बांसुरी अपने साथ में, गिटार में तो गिटार कैरी कर सकते हैं साथ में। जो आपका प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट है वो आपको लेकर ही जाना है, क्योंकि आप उसी बेस पे वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो। उसी का डेमो देंगे। तो आप वोकल में हो तो आप कुछ नहीं लेकर जाएंगे। अगर आप इंस्ट्रूमेंटल हो, तबला लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तबला वहीं पे मिलता है। तो तबला लेकर जाने की, अगर आपको प्रोफेशनल एकदम तबला चाहिए, आप प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड हो, तो आप अपना खुद का भी लेकर जा सकते हैं अपना परफॉर्मेंस और बेटर होने के लिए। क्योंकि हर स्कूल में अच्छा तबला होना ही चाहिए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वहाँ वो रखते हैं क्योंकि इतना बड़ा KVS है और उनको भी पता है कि हमें कैंडिडेट सिलेक्ट करना है, तो उनको थोड़ा सा अच्छा इंस्ट्रूमेंट देना है। तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट अच्छा ही मिलता है आपको, उसमें कोई शक नहीं है। तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट लेके साथ में लेके जाइए। तो सर इसमें आपका जो रिटन एग्जाम में सिलेबस होता है, तो इंटरव्यू में सिलेबस रिलेटेड तो ये लोग कुछ नहीं पूछते होंगे, या कुछ आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे सिलेबस से रिलेटेड? पूछे गए थे, जैसे कि जो हमारा एक पर्सनल परफॉर्मेंस है उसमें जो हमें एक राग कैटेगरी दी हुई है, KVS ने प्रोवाइड की है कि इतने राग आपको रेडी करके जाना है। तो वो रागों की जो लिस्ट है वो हमें निकाल कर उसमें से बेसिक हमारा चॉइस का एक राग हमें पूरा प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। उसके लिए 7 मिनट 5 मिनट 7 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और आपको बैठ के वहाँ पे आपको एक तो बजाना पड़ेगा या फिर गाना पड़ेगा।
तो ये 5-7 मिनट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जाने के बाद आपको अपना चॉइस का एक राग, और जो एग्जामिनर है, जो इंटरव्यू आपके लेने वाले हैं, वो भी आपको ऑफर करते हैं एक राग के लिए अपनी चॉइस वो भी देते हैं। तो उस चॉइस में से एक चीट देते हैं, चीट में से 4-5 राग लिखे होते हैं, उसमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट करके आप उसमें गा सकते हो, फिर गाना परफॉर्म करना पड़ सकता है आपको। तो कुछ केस में आपसे जैसे गाना भी, हाँ, गाने के लिए भी गाने के लिए भी बोला था। तो मैंने मुल्तानी राग गाया था, मैं जो प्रिपेयर करके गया था मुल्तानी गाया था। उसके बाद में उन्होंने मुझे बागेश्वरी का पूछा था, उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो बागेश्वरी की थी, और मैं जो करके गया था वो मुल्तानी करके गया था। तो सर इसमें हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसी की परफॉर्मेंस करनी होती है, कोई कैंडिडेट अपना कोई लोकल सॉन्ग गा सकता है या कोई फिल्मी सॉन्ग भी गा सकता है या कोई भजन? नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस तो क्लासिकल म्यूज़िक को ही दिया जाता है। पहले क्लासिकल म्यूज़िक का आपका 5 मिनट का परफॉर्मेंस होता है, उसी के बाद वो भी आपको 3 मिनट देते हैं, उनका जो चॉइस है उसके ऊपर 3 मिनट मिलते हैं। तो कुल मिला के अगर आप सोचे जाएँ तो 10 मिनट आपके क्लासिकल म्यूज़िक पे ही होते हैं। तो हर कैंडिडेट का लगभग 15 से 17 मिनट तक इंटरव्यू चलता है, और बाद में ये लोग पूछते हैं कि आपने क्या क्या प्रिपेयर किया है, आपके पास क्या क्या सॉन्ग्स प्रिपेयर्ड हैं। जैसे आपको हम सेल्फ प्रिपरेशन में अगर बताने जाएँ तो नेशनल एंथम जो है सभी को बजाने आना चाहिए, चाहे वो हुकल वाला हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, कोई भी हो। म्यूज़िक टीचर आप बन रहे हो। बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सर बोल रहे हैं ना कि कुछ गाने के लिए बोलते हैं, तो हम आपको एक पर्सनली मैं मेरी तरफ से भी एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे मॉर्निंग असेंबली हमारे सर करवाते हैं और म्यूज़िक बजाते हैं, तो वहाँ से मुझे ध्यान आया कि आप जो KVS का प्रेयर है, असेंबली प्रेयर है, उसको याद करके जाएं। और एक हमारा कम्युनिटी सॉन्ग है संयम में जीवन हो, उसकी भी प्रिपरेशन कर लें, वो भी याद कर लें आप उसको गाते कैसे हैं और उसका जो म्यूजिक है वो आप कैसे देंगे। दोनों जो हमारी जो प्रेयर है और जो संयम में जीवन है, दोनों का जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से सुनना चाहो तो सुन भी सकते हो। और उसको बजाते कैसे हैं वो आपको तो मैं क्या बताऊंगा आपको, कैसे आप अच्छे से आपको बजाना आता है, उसमें तो हम कुछ आपको सजेस्ट कर ही नहीं सकते, बट हम आपको टॉपिक दे सकते हैं कि 2 चीज़ें अगर आपके ध्यान में नहीं हो तो KVS की जो मॉर्निंग असेंबली प्रेयर है, हर स्कूल में एक ही प्रेयर गाई जाती है। और कुछ KVS के कम्युनिटी सॉन्ग्स हैं, जैसे एक तो मैंने संयम में जीवन वाला बताया, एक हमारे सर यहाँ पे चांद तारे करके आकाशगंगा चांद तारे गुजराती सॉन्ग है। तो ऐसे कुछ कम्युनिटी सॉन्ग भी आपके KVS की जो डायरी है उसके अंदर लिखा होता है, या अगर आप KVS के कम्युनिटी सॉन्ग्स गूगल पे टाइप करेंगे तो भी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो उसमें से भी 1-2 सॉन्ग आप तैयार कर लें। साथ ही साथ आपको वेलकम सॉन्ग्स अपने लिए एक प्रिपेयर करके रखना पड़ सकता है। और होता है सरस्वती वंदना, जो भी किसी प्रोग्राम में आपको गाने के लिए बोल सकते हैं, सर आपके पास सरस्वती वंदना प्रिपेयर्ड है, आप पूछेंगे तो आपको गाना पड़ेगा, क्योंकि हम स्कूल में ज़रूरी है, हर प्रोग्राम में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे जो भी सॉन्ग्स है वो हमें प्रिपेयर करके रखना है। कोई गेस्ट आते हैं तो वेलकम सॉन्ग गाना पड़ता है, ये कुछ कॉमन कोई प्रोग्राम होता है, हाँ कॉमन चीज़ है, सरस्वती वंदना है, गणेश वंदना है, हाँ ये कॉमन है। साथ में मार्चिंग जो बैंड होता है उनकी भी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि परेड में कौन सा म्यूज़िक बजता है, तेज चल में कौन सा बजता है। तो ये सारे म्यूज़िक्स हैं वो आपको प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। फ्लैग सॉन्ग है, पैट्रियोटिक सॉन्ग है, इतने सारे सॉन्ग्स आपको एक कम से कम एक आपको प्रिपेयर करके जाना है। बाकी आप प्रिपरेशन अपना बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ना नहीं बोलना है। आप अगर वहाँ पर बोलेंगे कि मुझे पैट्रियोटिक सॉन्ग नहीं आता तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपको वेलकम सॉन्ग नहीं आता सर, इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। आता है, एक ही आता है, अच्छे से आता है, तो आपको प्रिपेयर करके जाना है। जरूरी नहीं कि बहुत सारे आने चाहिए। हम सारे लोग सिखाते सिखाते ही सीख रहे हैं और आपको भी सिखाते सिखाते ही सीखना है। तो हमें सिर्फ एक प्रिपेयर करके जाना है कि ताकि उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, वो हमें ना कह ना सके, इतनी प्रिपरेशन हमको करके जाना है। तो सर ने अपने अनुभव बताए और आपको कुछ सुझाव भी दिए। तो सर इसके अलावा भी इंटरव्यू में आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे एस्पिरेंट्स के साथ? हाँ, उन्होंने जैसे मैंने आपको रिज्यूम के ऊपर बोला था, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप म्यूज़िक टीचर बन रहे हो और आपकी क्वालिफिकेशन फिज़िकल टीचर की भी है, तो फिज़िकल टीचर और म्यूज़िक टीचर में कभी बनता नहीं है, वो हमेशा स्कूल में झगड़ते रहते हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने उनको आंसर दिया कि सर एक व्यक्तिगत सोच होती है आदमी की, वो उसी के अनुसार जीता है।
तो वो व्यक्तिगत सोच फिजिकल टीचर की अलग होती है, म्यूजिकल टीचर की अलग होती है, आर्ट टीचर की अलग होती है। वो अपनी अलग अंदाज से सोचता है, इसीलिए वो उसका अंदाज अलग अलग होता है। तो वो अंदाज मिक्सअप हो जाए ये हम उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन उनको अंदर से पता होता है कि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि अगर पीटी करवाना है तो म्यूज़िक टीचर के म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर म्यूज़िक टीचर को अपना ब्रीदिंग स्किल बढ़ाना है तो उसको योगा सीखना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, तो फिजिकल टीचर के पास जाना ही पड़ेगा। तो ये सारे टिप्स मिले जुले होते हैं, हम उसको मानते नहीं कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। सबकी ज़रूरत सबको पड़ेगी, स्कूल में सबकी ज़रूरत सबको पड़ती है, इसीलिए किसी से भी मतलब भेदभाव रखने की, डाइवर्ट होने की, कोई मन मुटाव होने की कोई ज़रूरत नहीं। कौन कहाँ पे कैसे काम पड़ जाएगा कुछ बता नहीं सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन ही मैंने उनको साफ कहा था कि सर आप जो पूछ रहे हो वो थोड़ा सा अलग है, वो मन मुटाव आपको दिखता है लेकिन वो जग जाहिर नहीं होता है, वो हमारे अंदर ही रहता है और हम अंदर आपस में मैनेज कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था। लास्ट में मैं सिर्फ आपको एक यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका जो मोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट हम बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपका मोड ऑफ कंडक्ट मॉडेस्ट होना चाहिए। आपको उस समय में, इंटरव्यू के समय में, किसी के भी ऊपर, आपके वेरिफिकेशन से लेकर आपके इंटरव्यू ख़त्म होने तक आपको अपना अग्रेसिवनेस जो है वो थोड़ा सा संभाल के रखना है। आपका अग्रेसिवनेस अगर आप संभाल के रखेंगे, आप जितना मॉडेस्ट रहेंगे, जितना मॉडेस्टली आप उनको आंसर करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप उनके क्वेश्चन को अगर क्रॉस कनेक्शन करना चाहेंगे तो उसमें उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपके बाद में आपकी व्यू पे आ जाए। अगर आप अपने उनके व्यू को कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आप उसको क्रॉस मत कीजिए। आर्ग्यूमेंट करना और सिंपली उसको एक्सेप्ट करना एक अलग बात होती है। आर्गुमेंट के तो पोलाइटली करें। हाँ, आर्गुमेंट करना भी है तो पोलाइटली करेगी, सर मुझे ये समझ में नहीं आया है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और वैसे आर्गुमेंट की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, करना ही नहीं है, वो करना ही नहीं है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत अवॉइड कर दें। आर्गुमेंट तो बिल्कुल शुरू से लेकर, जैसे ही आप KVS के इंटरव्यू के लिए गेट के अंदर एंटर होते हो, वहाँ से बाहर निकलने तक ये आर्गुमेंट नाम का जो शब्द है उसको आपको बाहर ही रखना है। वो डिक्शनरी से उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो अगर आपके साथ में जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि वो बहुत सारे मतलब स्टेप्स ऐसे आते हैं, वेरिफिकेशन में टाइम में कोई रेस हो जाता है, सर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, नहीं मेरे पास तो था, मेरे पास तो है, मैं बाद में दूंगा, ऐसे हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी के, चाहे वो कोई भी हो, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर हम पूरे एंडिंग होने तक हमको कूल रहना है और पोलाइट रहना है। तो सर ने अपने जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपेक्षा करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा जो पर्सनल परफॉर्मेंस होता है, अब ये जो है 5 मिनट हमको दिए जाते हैं, 5 या 7 मिनट, तो हम उसको कैसे कंज्यूम करेंगे, है ना। अब 5 या 7 मिनट में कोई भी म्यूज़िक टीचर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि 5 या 7 मिनट में वो पूरा का पूरा राग पब्लिश कर ले, पूरा का पूरा राग गा ले, ये हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको वहाँ पर करना पड़ सकता है। तो आपको तो पता ही है कि राग कैसे गाया जाता है, राग का सीक्वेंस आपको पता ही है, लेकिन आप उसी तरीके से आप उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए। जैसे आप राग गाते हो तो आरोह अवरोह होने के बाद जस्ट बंदी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे नि सा गा म प नि सा नि द प म प ग म ग रे सा। मुल्तानी गाना है तो सीधे सीधे बंदिश आपको स्टार्ट करना है। नैनन में आन बान, नैनन में आन बान, कौन सी परी रे, कौन सी परी रे, नैनन में आन बान, नैनन में आन
बान नी सदीन सोवत पलकन खोलत नी सदीन सोवत पलकन खोलत जब देखो मुख श्याम जब देखो मुख श्याम कौन सी करिए रे कौन सी करिए रे नैनन में आन बान नैनन में आन बान नैनन में। फिर आप चाहो तो उसमें आलाप भी ले सकते हैं, तान भी ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप जब वहाँ पे तानपुरा लगा रहता है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक तबला भी मिलेगा तो आप उसके साथ गा सकते हैं, या फिर अपनी ओन प्रिपरेशन करके जाने के बाद आप उसमें गा सकते हैं। तो आप जितना हो सके एक मैनेजमेंट करके, अपना सेल्फ मैनेजमेंट करके जाना है कि इतना में हमें आरो गाना है और इतने में आपको बंदिश ख़त्म करना है, और उसके बाद आपको आलाप तान 1 या 2 आलाप तान गाकर उसको कंक्लूड करना है। और साथ में फिर बाद आपको जब वो उनकी सिफारिश उनकी चॉइस की कुछ बोलेंगे तो वो आपको वो इस 3 मिनट में ख़त्म करना है। मैक्सिमम आपके पास 10 मिनट अपने ओन परफॉर्मेंस के लिए होते हैं। सो नीलेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी कैंडिडेट्स को दी और हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और आप केवी टीचर बन जाएंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।